ओके फाइन। तो बेटा सबसे ओहो एक मिनट रुकना, मेरी पेंसिल डिस्चार्ज है, एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट, जस्ट होल्ड फॉर 2 मिनट्स। Just 1 minute more. Let my pencil get charged. चलो, तो लिविंग वर्ल्ड बेटा बहुत ही बेसिक एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर है ये हमारा। अच्छा, मैं बाद में दिखा दूंगी, किसी ने मुझसे बुक बोली थी, तो मैं बुक आपको बाद में दिखा दूंगी। किसने? मैत्रेयी ने बोली थी आई थिंक, तो मैं लास्ट में क्लास के लास्ट में दिखा दूंगी। चलो फाइन। तो लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले बेटा हमें लिविंग वर्ल्ड सब समझते हैं क्या? आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो? ये बड़ा ही बेसिक सा चैप्टर है, आपके 9th-10th जैसा ही चैप्टर आपको ये लगेगा। इसमें आप पढ़ने जाओगे द लाइफ। लिविंग का मतलब होता है एनीथिंग विच इज हैविंग लाइफ, वर्ल्ड मतलब दुनिया, सिंपल एज दैट। तो इस चैप्टर में आप लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिटेल में थोड़ा बहुत पढ़ोगे कि व्हाट इज लाइफ, विच ऑर्गेनिजम्स आर कंसिडर्ड लिविंग, विच ऑर्गेनिजम्स आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग। फिर उन फीचर्स को आप स्टडी करोगे एक एक करके कि भी अच्छा ये लिविंग है तो ये क्यों लिविंग है, इसमें से कौन सा ये फीचर शो कर रहा है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि भाई दुनिया में अगर हम अर्थ की बात करें तो कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेटा मतलब ये सिर्फ नहीं होता कि आप और हम, humans are not the only living organisms. Every from a single celled organism to multi-celled, from prokaryote to eukaryote, every organism which is made up of cell is considered as living। और वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सारे के सारे तो नहीं, मतलब सुपरफिशियली हम उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। अब इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हमने खोज रखे हैं, अब सबके बारे में अगर स्टडी करना है तो आपको उनका ग्रुपिज्म करना पड़ेगा। फिर हमने कैसे ग्रुपिज्म किया, किस साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन किया, कैसे उनकी हायरार्की सेट करी कि भाई अच्छा ये ऑर्गेनिज्म इधर जाएगा, ये ऑर्गेनिज्म इधर जाएगा, इजी क्लासिफिकेशन किया ताकि स्टडी इन सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आसान तरीके से हो सके। तो ये सारी की सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। तो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट व्हाट इज लाइफ। हम बोलते हैं एनीथिंग विच इज हैविंग लाइफ इज कंसिडर्ड लिविंग। किसी भी चीज में जिसमें जिंदगी है, मतलब जो सांस ले सकता है, जो कुछ काम कर सकता है, उसको हम लिविंग बोलते हैं। तो उसको हम बोलते हैं एनीथिंग विच इज हैविंग लाइफ इज कंसिडर्ड लिविंग। तो यहां से हम शुरू करेंगे, फिर हम देखेंगे किस तरह से हम लिविंग नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि दुनिया में कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, एन नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर हम उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे। देन वी आर गोइंग टू लर्न that how and which scientist initiated this classification process and how do we classify these living organisms for making our research and study purpose easy। फिर हम ये देखेंगे। क्लियर, समझ में आ गया स्टेप बाय स्टेप की क्या क्या करना है? यस मैम। ओके ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहला बताओ क्या लिखेंगे? क्वेश्चन है व्हाट इज लाइफ। तो अगर तुमसे मैं पूछूं, इफ आई आस्क यू दैट व्हाट इज लाइफ, देन हाउ विल यू डिफाइन लाइफ? आप किस तरह से बेटा लाइफ को डिफाइन कर सकते हो? एनीबॉडी इन द क्लास, हाउ विल यू डिफाइन लाइफ? चलो जीनत विल आंसर मी, कम ऑन जीनत। Ma'am, it is a sum total interaction of molecules, like which join to form a cell and then to tissue and other higher levels. हाँ, and performing basic metabolism of life, right? ठीक है, वेरी गुड जीनत। निश्चय ने भी आंसर दिया है, एनी ऑर्गेनिज्म परफॉर्मिंग लाइफ प्रोसेस। प्रणव मुझे आंसर दे रहा है इंटरैक्शन ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ लाइफ। वेरी गुड, सबको पता है व्हाट इज लाइफ। तो बेटा लाइफ बेसिकली
इज अ सम। लाइफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक सेल, और सेल बनाने के लिए चाहिए आपको सम टोटल इंटरेक्शन ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट करके एक सेल बनाते हैं। फिर उस सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने की कैपेसिटी डेवलप होती है। फिर एक सेल आपस में फिर बहुत सारे सेल्स इंटरैक्ट करके फिर टिश्यूज बनाएंगे, टिश्यूज आपका ऑर्गन बनाएगा, देन ऑर्गन सिस्टम, एंड देन फाइनली अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। और वो ऑर्गेनिज्म वो सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म करेगा, जिसकी वजह से हम उसको लिविंग कैटेगरी में डालेंगे। तो लाइफ इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस अ सेल which is capable of performing all the metabolic activities. These cells then interact to give rise to tissues. Tissues interact to give rise to organs. Tissue give rise to organs. Organ give rise to organ system, and finally to a complete organism. Clear? So what is life? Likho definition, everybody write it. Life can be defined as a sum total interaction of molecules to form a cell which is capable of performing all the various metabolic activities. So life can be defined as a sum total interaction of molecules to form a cell which is capable of performing all the various metabolic activities. Next point, cells. Number of cells interact to form tissues. लिखो इतना। जीनत, यू कैन लोअर योर हैंड बेटा, हाथ दुख जाएगा बेटा, कब तक अपने हाथ को रखेगी ऊपर। राइट इट। अच्छा, जैसे आप लोग लिख लो ना, तो मुझे दिख तो रहे नहीं हो, तो तुम लोग कैसे मुझे कंफर्म करोगे कि मैम वी हैव डन? भूमि बताओ मुझे, हाउ आर यू गोइंग टू कंफर्म दैट? बाय जस्ट, we'll raise the hand. नहीं रेज कर सकते हो, रेज करोगे फिर लोअर करोगे, इट्स जस्ट बेटर यू राइट डी। मैसेज कर दो मुझे डी, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग यहाँ तक पहुंच चुके हो। एंड आई वांट मैसेज फ्रॉम ऑल 76 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, मेरा पिछले साल का भी एक्सपीरियंस है, मैंने लास्ट टाइम भी सारी ऑनलाइन क्लास ली थी, और मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ये है कि जो बच्चा क्लास में मैसेज या एक्टिव नहीं होता, जो बच्चा क्लास में नहीं कुछ बोलता, वो पूरे साल परेशान रहता है। मेरा ये लास्ट ईयर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और बच्चों का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। द स्टूडेंट हु डोंट से एनीथिंग, हु डोंट राइट द मैसेज, हु डोंट से एनीथिंग, या जो कम्युनिकेट नहीं करते खुद से, वो पूरे साल परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने डाउट्स नहीं पूछ पाते, अपने कोई प्रॉब्लम नहीं शेयर कर पाते, कुछ बात नहीं कर पाते। क्योंकि देखो बेटा, मेरे लिए इट विल बी वेरी टफ टू कीप एन आई ऑन ऑल 76 स्टूडेंट्स। तो मेरी नजर में वही बच्चा हमेशा रहेगा, उसका ही मुझे नाम याद होगा जो मुझसे बार बार बात करेगा या मुझे मैसेज करता रहेगा। जैसे अभी मैत्रेयी रोहन का मेरे पास मैसेज आया, सी अब ये नाम मुझे याद हो जाएंगे, और फिर मैं इनसे बात करूंगी खुद से, ठीक है। तो इफ यू वांट दैट मैम शुड रिकॉल आवर नेम एंड शुड रिमेंबर अस, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मैसेज मी। ओके, चलो। सो नंबर ऑफ सेल्स, ओके, आई गॉट ऑल द मैसेजेस, थैंक यू एवरीवन, सोमिल। So number of cells interact to form tissues. अब बेटा मुझे एक बात बताओ, अब मैं एक पॉइंट लिखने वाली हूं, आप मुझे उसका एक्सप्लेनेशन देना। The property, या मेरे साथ साथ लिखो, which is exhibited by tissue, which is exhibited by tissue is the result, ये नोट पॉइंट है। तो नंबर ऑफ सेल्स इंटरैक्ट टू फॉर्म टिश्यूज। अब जो प्रॉपर्टी टिश्यू एग्जिबिट करेगा, इसका मतलब क्या है, वो किसकी वजह से आई है? जो भी टिश्यू काम करेगा, दैट प्रॉपर्टी इज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ द इंटरैक्शन ऑफ द सेल्स। या तो आप ऐसे बोलो कि नंबर ऑफ सेल्स इंटरैक्ट टू फॉर्म टिश्यू,
या आप ऐसे बोलो, इसको हम दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी टिश्यू की होगी that is the result of the sum total interaction of the cells. So, अब लिखो इस पॉइंट को. So the property which is exhibited by the tissue is the sum total is the result of sum total interaction among the cells. So the property which is exhibited by the tissue is the result of some total interactions among their cells. तो मतलब अगर मान लो, for example, I have n number of cells. These are n number of cells. और इन्होंने बेटा आपस में इंटरैक्ट करके एक टिश्यू बनाया, प्लांट टिश्यू, क्योंकि मैं बॉटनी पढ़ा रही हूं तो मैं एग्जांपल प्लांट टिश्यू का ही दूंगी. इन्होंने एक प्लांट टिश्यू बनाया which is xylem. So this is my xylem. तो ये xylem का टिश्यू है which arises by the sum total interaction of these cells. सुना होगा, every must be aware of this. What is the role of this xylem? क्या फंक्शन होता है xylem का? Transportation of water. Xylem helps in conduction of water and mineral. Xylem phloem कभी नाम नहीं सुना? ये कौन है भाई? किसकी आवाज थी इतनी भयानक? समरथ था ये? अच्छा, पता नहीं कौन था, मैं तो डरी गई यार ये आवाज सुन के. ओके, अपटेक ऑफ वाटर मिनरल में मदद करता है. सो दिस xylem टिश्यू, इसका which has arisen because of these cellular interaction helps in conduction of water and mineral. Helps in conduction of water and mineral. अब मुझे बताओ, इन सेल्स ने आपस में बनने के बाद ये टिश्यू ये वाला काम कर रहा है ना. तो ये जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जाइलम, वो एक्चुअली इसके सेलुलर कंपोनेंट की वजह से तो ये काम कर रहा है ना. मेरा ब्रेन अगर नर्व इंपल्स कंडक्ट कर रहा है टू माय डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, सो दैट इज बिकॉज दैट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ न्यूरॉन्स. वो न्यूरॉन्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं और वो एक इंपल्स को एक बॉडी ऑर्गन से दूसरी बॉडी ऑर्गन तक ट्रैवल करवा रहे हैं. यस और नो, यही तो इसका मतलब है. लेकिन अब अगर एक उम्मीद करो कि एक न्यूरॉन लो और तुम उस एक न्यूरॉन से कहो कि भाई तुम वो सारा काम करो जो तुम सारे मिलके कर रहे थे, अब कैन यू एक्सपेक्ट अ सिंगल न्यूरॉन also to function in the same way as all the neurons are functioning together? No. Yes or no? तो मतलब अगर हाँ, वेरी गुड. तो अगर मैं इस इंडिविजुअल सेल से बोलूं कि भाई जाइलम बना दो, और जो जाइलम कंडक्ट काम कर रहा है वो तुम भी सेल काम करो, क्योंकि तुम ही सेल ने तो मिलके जाइलम बनाया है, तो तुम एक इंडिविजुअल सेल का कंडक्शन नहीं करा सकते. तो ये इंडिविजुअल सेल कहेगा भाई नहीं, हम ये काम नहीं करा सकते, क्योंकि ये हमारे अकेले की प्रॉपर्टी नहीं थी. ये जो जाइलम की प्रॉपर्टी आई है ये सारे के सारे सेल्स के इंटरैक्शन की वजह से आई है. तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा टिश्यू बने तो मुझ अकेले से उम्मीद मत करो उस काम की, बल्कि उन सारे सेल्स को बुलाओ जिन्होंने मेरे साथ मिलके इस काम को अंजाम दिया है. That means the property which is exhibited by tissue is the result of cellular interaction, but the property which is exhibited by tissue cannot be exhibited by its single cell. जो टिश्यू की प्रॉपर्टी आई है वो उसके बनाए हुए उसको बनाने वाले सारे सेल्स के इंटरैक्शन की वजह से आई है, ना कि सिर्फ एक सिंगल सेल की वजह से आई है. ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एमर्जेंट प्रॉपर्टी. तो द प्रॉपर्टी विच इज एग्जिबिटेड बाय टिश्यू इज नोन एज एमर्जेंट प्रॉपर्टी. व्हाट इज एमर्जेंट प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी which is arising by the interaction of lower structures.
टिश्यू से लोअर स्ट्रक्चर क्या है आपका? सेल। जब सेल ने आपस में इंटरैक्ट किया तो हमारा टिश्यू बना। अब टिश्यू जो प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहा है उसको बनाने वाला इसका एक इंडिविजुअल सेल वो काम नहीं कर सकता, मतलब सेल से उठकर प्रॉपर्टी आई, इट्स एन एमर्जेंट प्रॉपर्टी। अब टिश्यू बन गए, टिश्यूज आपस में इंटरैक्ट करके ऑर्गन्स बनाएंगे, जैसे जाइलम है, फ्लोएम है, इसने मिलके रूट बना दिया। तो रूट इज द ऑर्गन ऑफ प्लांट, जाइलम फ्लोएम आर टिश्यूज एंड रूट इज द ऑर्गन ऑफ द प्लांट। अब जो काम रूट कर सकता है that cannot be done by xylem or phloem individually. Getting my point? रूट का काम होता है सपोर्ट देना प्लांट बॉडी को। जो जड़ें हैं वो पूरे के पूरे प्लांट को सपोर्ट दे रही हैं। अब अगर तुम रूट हटा दो और उसकी जगह जाइलम फ्लोएम लगा दो तो क्या पेड़ खड़ा हो पाएगा? Will your tree be able to stand firm in the soil? No. No, ma'am. Exactly. बल्कि बनाया टिश्यूज नहीं है, लेकिन जो ऑर्गन जो काम कर पा रहा है, सपोर्ट दे रहा है प्लांट को, अब वो अगर तुम उसको ही बनाने वाले टिश्यूज को वहां लगा दोगे तो वो काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जाइलम फ्लोएम ने आपस में इंटरैक्ट करके नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाया है, और जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो प्रॉपर्टी को एग्जिबिट कर रहा है वो प्रॉपर्टी उसको बनाने वाले इंडिविजुअल स्ट्रक्चर में नहीं है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एमर्जेंट प्रॉपर्टी। क्लियर? Yes. Yes, ma'am. आपका दिखा दूं थ्योरी? Yes, ma'am. चलो ओके ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके थैंक यू। लिखो, तो इस तरह से इसको बनाओ और लिखो। The property which is exhibited by tissue is the result of some total interaction among the cells. However, the function, the property of tissue cannot be exhibited by its single cell. The property of tissue, but however, the property of tissue cannot be exhibited by its single cell. Full stop. Such properties are known as emergent properties. So such properties are known as emergent properties. Are known as emergent properties. लिख लिया? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब ऐसे लिख लो, एक ब्रैकेट बना के लिख लो। सेल्स ने हमारा टिश्यू बनाया, टिश्यू आपका ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, and this organ system will make complete organism. अब आपको पता चल गया what is life and anything which is having life is considered as living. तो हमारे पास कुछ फीचर्स हैं जिनको स्टडी करके, प्लीज स्क्रॉल अप, ओके आरजा। नाउ वी हैव सर्टेन फीचर्स जिनको हम स्टडी करेंगे टू डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। हो गया यहां तक? चलो हेडिंग डालो, फीचर्स टू क्लासिफाई between living and non-living. So features to classify between living and non-living. अब इन ये जो फीचर्स हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं. So these features can be of two types. First are defining features. Second are characteristic features.
सो फीचर्स टू क्लासिफाई बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, डिफाइनिंग फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. डन. ओके, वेरी गुड. अब सुनो, व्हाट आर डिफाइनिंग एंड व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. बेटा डिफाइनिंग फीचर्स उन फीचर्स को हम बोलेंगे, ध्यान से सुनना, एक बार में समझ जाना. डिफाइनिंग फीचर्स हम उन फीचर्स को बोलेंगे विच आर ओनली एंड ओनली एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एनी एक्सेप्शन. ये मतलब वो फीचर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको लिविंग बींग्स में ही दिखाई देंगे और सारे लिविंग बींग्स में दिखाई देंगे विदाउट एनी सिंगल एक्सेप्शन. So those features are known as defining features. इसके ऑपोजिट होते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वो फीचर्स होते हैं which are either exhibited by both living और नॉन लिविंग, या तो ऐसे फीचर्स जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में दिखाई दे रहे हो, या फिर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दिखाई दे रहे हो बट विद फ्यू एक्सेप्शंस. क्या बोला मैंने? डिफाइनिंग वो फीचर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दिखाई दें बिना किसी एक्सेप्शन के, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दिखाई दें, जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो सिंगल सेल्ड हो, चाहे मल्टी सेल्ड हो, चाहे प्रोकैरियोट हो, चाहे यूकैरियोट हो, सारे सब में होने चाहिए विदाउट एनी एक्सेप्शन. और कैरेक्टरिस्टिक वो फीचर्स होंगे बेटा जो या तो दोनों में दिखाई दे, लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी, या फिर सिर्फ लिविंग में हो, नॉन लिविंग में ना हो, सिर्फ लिविंग में हो लेकिन सब में ना हो. हो सकता है कोई एक आध एक्सेप्शन निकल आए, कोई ये फीचर ना एग्जिबिट कर रहा हो, कोई वो फीचर ऑर्गेनिज्म ना एग्जिबिट कर रहा हो, तो उसको फिर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलेंगे. क्लियर? चलो, ओके. नाउ राइट द डेफिनेशन. Write the definition. Defining features are those which are only exhibited by living organisms but without any exception. ओके प्रणव, मैं दोबारा प्रणव फिर रिपीट करूंगी जब मैं एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगी, तो आप शायद ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे. कैरेक्टरिस्टिक लिखो. Write it. Done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. Yes. ठीक. अब देखो मैं आपको एक Yes, ma'am. एग्जाम्पल में समझाती हूँ. रिप्रोडक्शन, सबको पता है व्हाट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच, ऑन कर दिया मैंने, हाँ,
Reproduction is a biological process by which an organism produces new young ones, right? इसको this is reproduction. सबने सुना इसके बारे में. अब ये कैसा प्रोसेस है, ये कैसा फीचर है? मैंने इसको कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोला. क्यों? कैसे ये एक्सेप्शन है? See, reproduction is definitely only exhibited by living organisms. True. कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट नहीं कर सकता, लेकिन क्या सारे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने वर्कर बीज के बारे में सुना होगा. हनी मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मक्खियां होती हैं, एक मेल हनी बी, क्वीन और वर्कर बीज. तो वर्कर बीज क्या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं है, तो वो लिविंग ना. दे आर लिविंग बट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस. तो है तो लिविंग लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे. तो मतलब ये क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया. वर्क कुछ हमारे स्टेरा कपल्स होते हैं, कुछ ह्यूमन बींग्स होते हैं जो खुद से सेल्फ रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते और उनको बच्चा पैदा करने के लिए आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेना पड़ता है. मतलब वो पर्सनली तो वो स्टेराइल है, वो खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स. खच्चर, म्यूल्स, वेरी गुड विद्योत्मा. म्यूल्स जो खच्चर होते हैं वो कैसे होते हैं? वो भी तो लिविंग है, लेकिन एक्सेप्शन है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. देन हाँ, जीब्रा. Hebra, ma'am, HBRA. Okay, I thought you were saying zebra. No, ma'am, by fusion of horse and zebra. Horse and zebra को कौन Yes, करा? ma'am. Cross there, madam. In ICSE we have studied. अच्छा, हॉर्स एंड जीब्रा का मैं तो पहली बार सुना. जीब्रा का मुझसे कराते थे, कोई दूसरा था ऑर्गेनिज्म. अच्छा, हॉर्स एंड जीब्रा. हॉर्स एंड डोंकी तो बहुत कॉमन है. दैट इज म्यूल एंड हिनी, 2 हैं इसके. बट चलो, जैसे लायन टाइगर करा दो तो आपका क्या बन जाएगा? लाइगर बन जाएगा. तो ये आपके जैसे, मैं इसके बारे में बताऊंगी. हाँ, ओके, ठीक है, यस करेक्ट मंजोत. तो इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी, ये लाइगर वाइगर जो भी है. विल डिस्कस दीज थिंग्स लेटर ऑन. नाउ, तो रिप्रोडक्शन जो है कैसा फीचर हो गया भाई? इट इज डेफिनेटली ओनली एग्जिबिटेड बाय लिविंग, बट क्या ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट कर रहे हैं? प्रणव नो मैम. नहीं ना, तो फिर ये एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ गया. हेंस ये कैसा फीचर है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया. लेकिन मेटाबॉलिज्म पे आओ. चाहे बेटा प्रोकैरियोट हो, चाहे यूकैरियोट हो, चाहे ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना हो, चाहे मल्टीपल सेल का बना हो, मेटाबॉलिज्म तो बॉडी में कैटाबॉलिक रिएक्शंस, एनाबॉलिक रिएक्शन तो सबके चलेंगी. जिसके नहीं चल रही मतलब वो डेड है. तो मेटाबॉलिज्म तो विदाउट एनी एक्सेप्शन every living organism is going to exhibit, and no living organism can exhibit metabolism. क्या टेबल और चेयर से तुम उम्मीद करोगी इनमें मेटाबॉलिज्म हो? क्या तुम टेबल को खाना खिलाओगे तो क्या वो डाइजेशन करेगा? नहीं करेगा. लेकिन अगर सिंगल बैक्टीरिया को फूड दो तो डेफिनेटली वो डाइजेस्ट करके उसको इससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेगा. खुद को फूड दो तो डेफिनेटली तुम फूड को लेके डाइजेस्ट करके उसकी एनर्जी यूज करोगे. That means every living organism without any exception show metabolism. बिना मेटाबॉलिज्म के तो जिंदगी नहीं है. लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसलिए मेटाबॉलिज्म कैसा फीचर हो गया बेटा? कैसा फीचर है ये मेटाबॉलिज्म? तब आपको डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया सबको? Yes, ma'am. ओके, आई होप यहाँ तक लिख भी लिया होगा. Yes, ma'am. हमें Yes, ma'am. प्रॉपर्टी स्टडी करनी है. ओके, ठीक है, थैंक यू. तो अब हमें कुछ और प्रॉपर्टी स्टडी करनी है. अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे? पहले उसका हम चार्ट बना लेते हैं, फिर वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोस प्रॉपर्टीज. तो नाउ लेट्स मेक अ चार्ट. फीचर्स, CF मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर और DF मतलब डिफाइनिंग फीचर. तो 2 तो मैंने आपको फीचर बता ही दिए, वो तो हम पहले सबसे पहले लिखेंगे. मेटाबॉलिज्म कैसा फीचर है? डिफाइनिंग. फिर हमने दूसरा कौन सा देखा? रिप्रोडक्शन कैसा है? कैरेक्टरिस्टिक. तीसरा ग्रोथ, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर. फिर लोकोमोशन,
Characteristic feature. Consciousness. Characteristic feature. Sorry, defining feature. Cellular organization. मतलब body made up of cell. Defining feature. Very good, Samrat. Follow. So these we are going to discuss one by one. Now, सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारे ग्रोथ से. तो फर्स्ट टर्म which we are going to discuss is growth. Heading डालो growth. हो गया होगा, आई होप सबका यहाँ तक तो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. थैंक यू. सबसे पहले लिखो ग्रोथ. तो ग्रोथ हमारा बेटा मैंने क्या बताया, कैरेक्टर. हाँ जी, बोलो बेटा. मैम ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्यों है? वो तो हर एक में होती है लिविंग में. अब बता, अब 2 मिनट थमोगे तुम कि क्यों मैंने इसको बोला ऐसा फीचर है. कईयों 2 में नहीं होती हार्मोन्स की वजह से. तो 2 मिनट थम बेटा, तो जब भी मैं बता रही हूँ क्यों. I'll tell you, it's a characteristic feature. Wait, पहले ग्रोथ की डेफिनेशन लिखो. ग्रोथ कैसे डिफाइन करोगे? हाउ डू यू डिफाइन ग्रोथ? Ma'am, change How do you in define size growth? of the body. Increase in number of cells. The size, mass, cell, volume of the body, right? इसी को तुम बोलेंगे. तो लिखो डेफिनेशन. Increase in size and mass. Size, mass, number and volume. So increase in size, mass, number and volume of body is defined as growth. Is defined as growth. अब बेटा ग्रोथ यूजुअली हम 2 प्रकार में डिवाइड करते हैं. दिस ग्रोथ कैन बी ऑफ 2 टाइप. किसने सवाल पूछा था कि मैम ये क्यों कैरेक्टरिस्टिक है? हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन? Me. प्रणव ने पूछा था. Yes, ma'am. Okay, now Pranav, you listen carefully. ठीक है, कोई बात नहीं. Now, see, 2 टाइप की ग्रोथ हो सकती है. प्रणव ध्यान से सुनना. Intrinsic growth and extrinsic growth. Intrinsic का बेटा मतलब होता है internal growth, जबकि extrinsic का मतलब होता है external growth. Normally जितने भी living organisms हैं, without any exception, exhibit this type of growth. आप एक छोटे से बच्चे के फॉर्म में पैदा हुए थे, ठीक है ना? You were this small when you were born. अब ग्रो करते 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 आज तुम इतने बड़े हो चुके हो. Yes or no? You are this big. तो आपको कभी रियलाइज हुआ सुबह उठ के कि अरे यार मेरे बॉडी के 100 सेल बढ़ गए, अरे यार मेरी बॉडी के 1000 सेल बढ़ गए? कभी तुमने ये चीज रियलाइज की? यार अरे मेरा साइज, सेल का साइज पहले इतना छोटा था अब इतना बड़ा हो गया. कभी तुमने कोई अपने अंदर की ग्रोथ इंटरनली रियलाइज की? तुमने फिनोटिपिकली खुद को ऑब्जर्व किया कि हाँ ठीक है, पहले बचपन थे तो तुम्हारे इतने छोटे हाथ होते थे, अब हमारे हाथ बड़े का, हमारा हाथ का बड़ा साइज हो गया है. तो फिनोटिपिकली मॉर्फोलॉजिकली तुम देख रहे हो, बट इंटरनली क्या इंक्रीज हो रहा है? कितने सेल्स बढ़े घटे, साइज बढ़ा, कुछ दिखता है? नहीं दिखता है. तो ऐसी ग्रोथ which is taking place internally that is not visible to you is called as intrinsic growth. And this growth, and Pranav,
आप जिस ग्रोथ की बात कर रहे हो, आप इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात कर रहे हो, and definitely intrinsic growth is a defining feature. Growth is not a defining feature because growth can be of two types: intrinsic and extrinsic, internal and external. So internal growth, no doubt, is a defining feature. It is that growth which is exhibited by all living organisms without any exception, and it is not visible to your eye. You cannot wake up and count the number of cells in your body or the size of the cell. No, you cannot do that. So this is called as internal growth, which is exhibited by all living organism. ये ग्रोथ इरिवर्सिबल होती है प्रणव. इरिवर्सिबल का क्या मतलब है कि अगर मान ले एक बार मेरा हाथ इतना बड़ा हो गया, क्या कल उठूंगी तो क्या मेरा हाथ वापस से छोटा हो जाएगा? जब मैं पैदा हुई थी उतने साइज का मेरा हाथ हो जाएगा? No, ma'am. नहीं. तो ये मेरी ग्रोथ कैसी है? This is irreversible. So intrinsic growth, the internal growth which is defining in nature, is irreversible. एक बार जो ग्रोथ हो गई सो हो गई. एक बार जो सेल बन गया, जो उसने साइज अटेन कर लिया, हो गया. वो मर के खत्म हो सकता है सेल, नया सेल बन सकता है उससे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सेल बड़ा होने के बाद फिर से पिचक जाए. नहीं, कार्टून नहीं चल रहा. दिस इज नॉट योर टॉम एंड जेरी शो, इट्स द रियल लाइफ शो. तो यहाँ पे ऐसा काम नहीं होता. अब आओ एक्सट्रिंसिक की तरफ. एक्सट्रिंसिक बेटा ऐसी ग्रोथ होती है विच इज टेकिंग प्लेस इन सॉर्ट ऑफ ग्रोथ ही नहीं है. पहली बात तो मैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बहुत कोई स्पेशल ग्रोथ नहीं है. आप मत ये इमेजिन करना कि मैम बहुत उसमें कुछ रॉकेट साइंस बताने वाली है. मेरा बड़ा ही स्टूपिड सा इसका मतलब एक्सप्लेनेशन है. स्टूपिड क्या, नॉर्मल एक्सप्लेनेशन है. तो और इसमें बहुत, प्लीज मैं बताने से पहले ही बोल दे रही हूँ, इसमें बेवजह के अपने दिमाग को मत लगाना. सुनो, जैसे तुम पहाड़ गए, यू आर विजिटिंग अ माउंटेन ड्यूरिंग समर्स. तो तुमने माउंटेन की हाइट तुमने मान लो 8000 फीट अबव सी लेवल देखी. अब तुम विंटर्स में जाओ तो विंटर्स में क्या होगा? बर्फ पड़ेगी और वो स्नो पहाड़ के ऊपर पूरी जम जाएगी. अब तुम विंटर्स में माउंटेन क्लाइंब करने की कोशिश करो तो अब तुम्हारी पीक ये थोड़ी ना है. अब स्नो कवर होने की वजह से दैट पीक हैज शिफ्टेड फ्रॉम हियर टू हियर, which may be more 500 feet above the ground level. तो पहले अगर तुम गर्मियों में गए तो तुमको 8000 फीट पहाड़ पे चढ़ना पड़ा. अब सर्दियों में जाओगे बिकॉज ऑफ दी स्नो ग्रोथ, बिकॉज ऑफ दी स्नो कवर्ड माउंटेन, हो सकता है तुमको 8500 फीट की चढ़ाई चढ़नी पड़ जाए. लेकिन फिर तुम गर्मियों में जाओगे, फिर माउंटेन की हाइट ये आ जाएगी. So this is called as external growth, which is kind of a reversible in nature. And this kind of a growth is exhibited by externally living organisms में. ये हमारे में ये ग्रोथ नहीं मानी जाती. टेबल है, मम्मी ने 4 किताबें रख दी इसके ऊपर, तो अब अगर तुम 4 किताबों से के समेत अगर तुम टेबल की हाइट मेजर करोगे तो वो ज्यादा आएगी. अब 4 किताबें हटा दो, फिर वहां से उसकी ग्राउंड लेवल से हाइट मैच करो तो कम आएगी. So this is kind of an external growth. Clear? Which is not exhibited by any living. और ये मत कहना कि मैम लड़कियां हील पहन लेती हैं तो उनकी हाइट तो फिर बढ़ गई, हील उतार देंगी तो लड़कियों की हाइट घट गई, तो मैम हम भी तो एक्सटर्नल एक्सट्रिंसिक ग्रोथ एग्जिबिट कर रहे हैं. नहीं, ये बहुत ही बेकार के एग्जाम्पल्स हैं. एंड नो, नहीं, थर्मल एक्सपेंशन इज नॉट कंसिडर्ड एज ग्रोथ. नहीं, थर्मल एक्सपेंशन इज नॉट द ग्रोथ. ठीक. और ये मत बोलना कि मैम ये हाइट वाला चक्कर, प्लीज कोई मुझे हील वाला कॉन्सेप्ट मत बताना. तो इतना समझ लो, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ is not exhibited by any living organism. No wearing of heels and removing of heels, no such examples will be appreciated. Internal only living organism, external only non-living organism. Internal is irreversible, which is a sensible growth जो actually आप पढ़ते हो, जो actually आप समझते हो. Extrinsic is totally बेकार वाली ग्रोथ. एक्सटर्नली अगर किसी चीज का डिपोजिशन हो जाए, जैसे पहाड़ के ऊपर स्नो का डिपोजिशन हो गया, सैंड ड्यून थी उस पे और सैंड का डिपोजिशन हो गया, विंड्स चल रही थी, सैंड लेके आ रही थी और सैंड का डिपोजिशन हो गया, तो वो ड्यून की हाइट बढ़ गई. अब विंड रिवर्सिबल दूसरे डायरेक्शन में चलेगी तो वो हवा विंड सैंड को लेके जाएगी वापस से, तो सैंड ड्यून की हाइट फिर नॉर्मल हो गई. सो दिस इज ऑल योर एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. सिर्फ एक्सटर्नल कवरिंग, दैट्स इट. External covering is external growth, which can be removed and it is reversible type. और इसी वजह से एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की वजह से ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन जाता है, लेकिन ग्रोथ का जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है वो एक डिफाइनिंग फीचर बन जाता है. क्लियर? चलो लिखो इस चीज को. अब
ओहो, एक सेकंड वेट, मेरी पेंसिल डिस्चार्ज हो गई फिर से, मिनट देना बस मुझे। ये डायग्राम आपको ये चूहे बिल्ली नहीं बनाने हैं गाइस, नीड नॉट टू ड्रॉ दीज। मैम, व्हाट इज द नीड ऑफ इंटरैक्शन ऑफ डिफरेंट सेल्स टू मेक टिश्यू अ सिंगल सेल? कार्तिक का सवाल है कि मैम सेलुलर इंटरैक्शन की जरूरत ही क्या है अगर एक सिंगल सेल भी इंडिपेंडेंट लिविंग के केपेबल है? तो कार्तिक को इसका कौन आंसर देगा कि क्या जरूरत थी? कार्तिक, ये कैसा सवाल है तेरा? है, इमेजिन करो अगर जो तुम्हारी बात सच हो जाती ना, और अगर सेलुलर इंटरैक्शन ना होता, तो आज तुम जिंदा ही, आज तुम नहीं होते, आज तुम्हारी जगह सिर्फ बैक्टीरिया और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते। तो तुमको ये मंजूर होता कार्तिक? हाँ, दैट यू नो, देन व्हाट यू वांट टू नो? बिल्कुल, एक इंडिविजुअल सिर्फ यूनिट, बिल्कुल। अगर सेलुलर इंटरैक्शन नहीं होता तो हम सब कैसे आते बेटा? भूमि, इंक्रीज इन नंबर इज नॉट ग्रोथ, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। पहले मेरी बॉडी में 10 सेल थे, अब मेरी बॉडी में 1 लाख सेल है, तो ये मेरी ग्रोथ नहीं है? दिस इज नॉट द इंटरनल ग्रोथ भूमि। Yes, ma'am, it is. देन इंक्रीज इन नंबर इज ऑल्सो ग्रोथ, एक सेल का वॉल्यूम साइज बढ़ना वो भी ग्रोथ है, एवरीथिंग इज ग्रोथ। हाँ मैम, बट स्टिल स्टार्ट तो सिंगल सेल से ही होता है ना? बिल्कुल कार्तिक, सिंगल सेल से। तुम्हारी लाइफ भी एक जाइगोट से चालू हुई है, तो योर लाइफ ऑल्सो स्टार्टेड विद अ सिंगल जाइगोट। अब इमेजिन करो अगर वो जाइगोट अपने नंबर को इंक्रीज नहीं करता, तो आज की तारीख में तुम सिर्फ जाइगोट होते, यू वुड हैव नॉट बीन कार्तिक, यू आपका नाम जाइगोट नंबर 1, जाइगोट नंबर 2 होता। बिल्कुल आरजा, सेल साइज डू चेंज, सेल साइज, सेल का साइज, एक जब नई डॉटर सेल बनती है दैट इज वेरी स्मॉल इन साइज, फिर विद टाइम इट इंक्रीजेस इन साइज, जब इसका स्टैंडर्ड साइज हो जाता है देन इट अंडरगोस डिवीजन टू प्रोड्यूस 2 न्यू डॉटर सेल्स। तो सेल्स का वॉल्यूम साइज डेफिनेटली इंक्रीज करता है। Excuse me, ma'am. हाँ जी। Ma'am, for multicellular organisms such as humans, हम्म, does the size increase for them also? सेल का हाँ जी मैम। बिल्कुल करेगा बेटा। कोई अगर सपोज मेरा नया सेल मेरी बॉडी में बना है, एक देखो, एक नई डॉटर सेल बनी, ठीक, और वो डॉटर सेल का साइज कंपैरेटिवली छोटा है एक स्टैंडर्ड सेल के साइज से, फिर वो धीरे धीरे अपना सेल को साइज को इंक्रीज करेगी ना, नॉर्मल स्टेट पे आएगी। अब अगर ये सेल चाहे और अगर ये सेल साइकिल में रहना चाहती है, डिवीजन करना चाहती है, तो ये डिवाइड करके दो नहीं फिर छोटे छोटे डॉटर सेल्स बना देंगी। और अगर ये डिवाइड नहीं करना चाहता सेल और इंस्टेड ये फंक्शन परफॉर्म करना चाहता है, तो ये फंक्शन परफॉर्म करना चालू कर देगा। लेकिन सेल को साइज तो अपना वॉल्यूम तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, रिस्टोर करना ही पड़ेगा। Okay मैम। एंड मैम स्टैंडर्ड साइज अटेन करने के बाद the cells start dividing again? हाँ, डिपेंड करता है, इफ दैट सेल वांट्स टू डिवाइड, अगर वो फिर स्टिल सेल साइकिल का पार्ट है तो वो डिवाइड करेगा, और अगर वो सेल साइकिल का पार्ट नहीं है then it is going to exit the cell cycle and it is going to enter into functional form, फंक्शन पर परफॉर्म करने लग जाएगा। मैम जरूरी नहीं है कि सेल साइज अटेन करने के बाद। मैम ह्यूमंस में भी यही क्राइटेरिया फॉलो होता है हमारे सेल्स के लिए भी? बिल्कुल हमारे सेल में क्राइटेरिया फॉलो होता है। जैसे सपोज अभी मेरी स्किन के सेल्स कोई डिवाइडिंग स्टेट में नहीं, सब कुछ नॉर्मल है, सारे स्टैंडर्ड साइज के सेल हैं, सब ठीक है। लेकिन मान लो अब मुझे चोट लग जाए, मेरा हाथ यहाँ से जल जाए, तो यहाँ तो डैमेज हो गया, अब ये तो हील करनी पड़ेगी ना इंजुरी। नहीं, इंजुरी हील करने का क्या मतलब है कि यहाँ पे नए सेल्स आए ताकि मेरी सही नॉर्मल स्किन रिस्टोर हो। तो जो मेरे ऑलरेडी सेल्स हैं जो अभी डिवाइड नहीं कर रहे, फिर उनको सिग्नल मिलेगा कि भाई डिवाइड करो ताकि नए सेल्स बने और वो इंजरी हील करे। तो फिर वो सेल्स फिर से सेल साइकिल में जाएंगे, अभी तो उनका स्टैंडर्ड साइज है, फिर वो डिवाइड करेंगे, 2 नई छोटी डॉटर सेल्स बनाएंगी, फिर वो 2 नई छोटी डॉटर सेल्स अपने पहले साइज को रिस्टोर करेंगी, फिर वो डिवाइड करेंगी, नई डॉटर सेल्स बनेंगी, फिर वो साइज को रिस्टोर करेंगी, फिर डिवाइड करेंगी। ये कब तक होता रहेगा काम? जब तक तुम्हारी इंजरी हील नहीं हो जाएगी। एक बार ओके मैम। हील हो गई, फिर सारे सेल अपने नॉर्मल साइज पे आने के बाद डिवीजन बंद कर देंगे, फंक्शन काम, स्किन को फंक्शन प्रोटेक्शन देना चालू कर देंगे, फंक्शन काम करना चालू कर देंगे। ओके मैम। चलो लिखो,
internal growth. It is an irreversible growth which is exhibited by all living organisms without any exception. So it's an irreversible growth which is exhibited by all living organisms without any exception. Not visible externally. Intrinsic growth is defining feature. It is a defining feature. ठीक है? So it is a defining. यहाँ तक कर लिया सबने? अब इंट्रिंसिक ग्रोथ को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं बेटा. इंट्रिंसिक ग्रोथ को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. क्या वो दो कैटेगरी होंगी? एक होती है टाइप ऑफ इंट्रिंसिक ग्रोथ. ध्रुवा बेटा हाइट गेन इज विजिबल एक्सटर्नली. करेक्ट. देखो ध्रुवा कह रही है मैम हाइट गेन तो एक्सटर्नली विजिबल है, लेकिन लड़की मुझे एक बात बता, मेरा हाथ, हाइट छोड़, मेरा हाथ बढ़ा, डेफिनेटली मॉर्फोलॉजिकली तो वो विजिबल है. मैंने वो तो बोला ही आपको कि मॉर्फोलॉजिकली तुमको दिख रहा है कि तुम्हारा हाथ इतना बड़ा हो गया, बट कैन यू सी कि द रीजन बिहाइंड इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द हैंड इज द नंबर ऑफ सेल्स. लेकिन क्या आपको वो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दिए? आज दिन में 100 बढ़ गए, कल 200 बढ़ गए, कल 400 बढ़ गए? नहीं ना. कुछ तो उसका फर्क तुमको हाथ बढ़ता हुआ दिखाई देगा. डेफिनेटली यू कैन सी द ग्रोथ. आप बच्चे से बड़े हो गए, डेफिनेटली दैट इज विजिबल, बट कितने सेल हो गए, पहले कितने थे, अब कितने हो गए, क्या साइज, ऐसा ना दिखाई देगा तुमको आंखों से. गेटिंग माय पॉइंट? चलो ओपन टाइप एंड क्लोज्ड टाइप बताती हूँ. व्हाट इज ओपन एंड क्लोज्ड? एक्सटर्नल ग्रोथ कौन सी होती है? इट इज रिवर्सिबल. which is exhibited by non-living objects. Exhibited by non-living objects. It is simply external deposition of material. It is simply the external deposition of material. Example, snow-covered mountain or growth of sand dunes. लिखो. Closed type is a feature of animal growth. And open type is a feature of plant growth. Right. Closed type मतलब the growth which occurs for fixed period of time. जैसे हमारी बॉडी की ग्रोथ कैसी है? फिक्स्ड है. हम 15-20 साल तक बढ़ेंगे, उसके बाद हम चाहे 100 साल तक जिंदा रहे, हमारी बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी. रीजनरेशन हो सकती है डैमेज सेल्स की, बट ग्रोथ ओवरऑल हाइट वाइट आपकी इंक्रीज नहीं करेगी. दैट मींस योर ग्रोथ इज ओनली फॉर फिक्स्ड ड्यूरेशन. एंड ओपन टाइप का क्या मतलब हुआ? जैसे प्लांट बॉडी है, प्लांट का जो स्टेम है, जो रूट है, उसकी थिकनेस थ्रू आउट द ईयर बढ़ेगी, उसकी जिंदगी भर बढ़ती रहेगी.
So the growth which occurs throughout the lifespan is called as open growth, and the growth which occurs only for fixed duration is called as closed growth. No rhythm. Extrinsic growth is exhibited by non-living, okay, but अब उसको defining नहीं बोलोगे ना. Extrinsic कोई growth थोड़ी ना हुई proper जिसको हम defining और किसी division में डालें, है ना. उसको आप थोड़ा बोलोगे कि ये defining feature है non-living का. हम non-living पढ़ रहे हैं कि हम living world पढ़ रहे हैं. आप क्या पढ़ रहे हो? Living world पढ़ रहे हो ना. तो आप defining non-defining with respect to living बताओगे, ना कि non-living के respect में बताओगे. तो plant growth which can occur throughout the lifespan. Growth which is of fixed duration. Done? चलो, so for today we are going to keep it till here. इतना आपको growth के लिए करना है. इसके आगे का काम हम अपनी अगली क्लास में करेंगे. So from here, आज के लिए बस इतना. इसके आगे we are going to start it from the next class. Okay? I hope सबको सब clear हो गया होगा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Very Yes, good. ma'am. Okay. Thank you for joining me, guys. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Bye, everyone.